नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज की क्लास में हम भूमंडलीय ऊष्मीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। जो स्क्रीन पे हम स्लाइड देख रहे हैं उससे हम भूमंडलीय ऊष्मीकरण की भयावहता का अनुमान लगा सकते हैं कि कितने बड़े स्तर की पर्यावरणीय समस्या है। बहुत दूर नहीं हैं हम जब हमारी पृथ्वी जिस स्पीड से अभी जितनी तेज़ी से गर्म हो रही है उतनी ही तेज़ी से अगर गर्म होती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारी पृथ्वी हमारे लिए रहने योग्य नहीं रहेगी। सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है विश्व के सामने, और भूमंडलीय ऊष्मीकरण से जो भूमंडलीय पर्यावरण परिवर्तन हो रहे हैं वो भी एक बड़ी समस्या बन के सामने आ रहे हैं। इन चीज़ों के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। वायुमंडल की जो रासायनिक संरचना है उसमें परिवर्तन हो रहा है अनवरत, जो कि मानव जनित है। पर्यावरण की गैसीय संरचना, जो वायुमंडल में विभिन्न गैसों का जो प्राकृतिक अनुपात है उसमें परिवर्तन हो रहा है। ओजोन क्षरण हो रहा है। हरित गृह गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनका उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है जो कि वायुमंडल में की रासायनिक संरचना को परिवर्तित कर रहा है। औद्योगिकरण, नगरीकरण, भूमि उपयोग में परिवर्तन हो रहे हैं, और इन्हीं के साथ एक सबसे बड़ा मेजर कारण वन विनाश, जो क्षतिपूर्ति का मेन साधन है। जितनी मानव क्षति करता है पर्यावरण को उतना ही वन जो हैं वो उसकी पूर्ति करते हैं। लेकिन जब ये अगर 50-50 बैलेंस में रहता है, मतलब मानव और वनों का अगर बैलेंस बना रहता है तो क्षतिपूर्ति पर्यावरण में होती रहती है। लेकिन विगत कुछ वर्षों से ये जो क्षति करने वाला जो फैक्टर है मानव, ये बढ़ता जा रहा है, और पूर्ति करने वाला जो फैक्टर है वन, वो संकुचित होता जा रहा है। उसी का परिणाम हमें दिखाई दे रहा है। ये सभी कारण मानव जनित है, हम सब जानते हैं, जो भी हमने देखे। वायुमंडल की जो प्राकृतिक रासायनिक संरचना है अर्थात जो गैसीय संगठन है, यदि इसमें प्राकृतिक कारणों से कोई परिवर्तन होता है तो प्रकृति उसे एडजस्ट कर लेती है। लेकिन यदि मानव जनित कारक में कोई इतना बड़ा परिवर्तन अगर पर्यावरण में हो जाता है जो नेचर की सहन शक्ति से ज़्यादा है, तब जाके जो डिफरेंट समस्याएं हैं वो उत्पन्न होती हैं। जो हरित गृह गैसें हैं उनका इतना तेज़ी से सांद्रण हो रहा है वायुमंडल के अंदर कि भूमंडलीय स्तर पर यदि हम देखते हैं तो तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति हमें साल दर साल स्पष्ट दिखाई दे रही है। इन्हीं से भूमंडलीय ऊष्मन होने से और वायुमंडल की रासायनिकी में परिवर्तन होने से जो रिजल्ट आएगा वो जलवायु में परिवर्तन आता है। जलवायु परिवर्तन जो है वो स्थानीय, प्रादेशिक या फिर भूमंडलीय स्तर पर हो सकता है। ये जो परिवर्तन होते हैं जलवायु में, ये अल्पकालिक या दीर्घकालिक भी हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है वो हालांकि चिंतित भी है और भयभीत भी है कि जो जलवायु परिवर्तन होगा उनसे मनुष्य और प्रकृति पर क्या प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेंगे। जलवायु में यदि भारी परिवर्तन होता है तो कई समस्याएं आ जाएंगी सामने, जैसे विहिमानीकरण है, हिम पिघलना शुरू हो जाएगी, सागर तल में उभार आएगा, बढ़ोतरी होगी, धनात्मक परिवर्तन होगा, जिससे सागर जी के जो राष्ट्र और सागर तटीय भाग हैं वो जल पल्लवित हो जाएंगे, डूब जाएंगे। वाष्पीकरण और वर्षण, ये दोनों ही चीज़ें, इनमें परिवर्तन आएगा। वाष्पीकरण की प्रवृत्ति बदलेगी और वर्षण की प्रवृत्ति भी बदलेगी।
जो भूमंडलीय ऊष्मा बजट है उसमें भी अव्यवस्था आ जाएगी। प्रकाश संश्लेषण, पारिस्थितिकी उत्पादकता जो है उसमें परिवर्तन आएगा। पादप और वनस्पति समुदाय पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे। मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मनुष्य के जो क्रियाकलाप हैं वो भी सामान्य नहीं रह पाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो भूमंडलीय ऊष्मीकरण और उससे होने वाले फिर बाद में जलवायु परिवर्तन से हमें देखने को मिलेंगी। वायु में रासायनिक परिवर्तन तेजी से हो रहा है। औद्योगिकरण, नगरीकरण, मानव जनसंख्या में तेजी से हो रही वृद्धि है। उत्पादक प्रौद्योगिकी में बढ़ोतरी हो रही है। बड़े पैमाने पर भूमि उपयोग में परिवर्तन हो रहा है। वनों का सफाया किया जा रहा है। ये सब वायु प्रदूषण की बढ़ोतरी करते हैं, जिससे वायुमंडलीय रासायनिक संरचना बदलती है। तो हम पढ़ रहे थे कि हमारे लिए कितना आवश्यक है भूमंडलीय ऊष्मीकरण और उससे जो तत्जनित जो वायुमंडलीय परिवर्तन होंगे उनका विवेचना करना कितना ज़रूरी है। अब हम कैसे मान लें कि भूमंडलीय ऊष्मीकरण हो ही रहा है, उसके प्रमाण क्या हमें देखने को मिल रहे हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा परिचर्चा कर लेते हैं। ये चीज़ें हमें वर्तमान समय में देखने को मिल रही हैं। ये वो साक्ष्य हैं जिनकी वजह से हम इसको अनदेखा नहीं कर सकते। ये सबसे पहला साक्ष्य है जो तापमान के अभिलेख हमें देखने को मिल रहे हैं। साल दर साल हम नोट कर रहे हैं तापमान को, वो हमें बढ़ा हुआ मिल रहा है। दूसरा है लेस स्नो एंड आइस। ये जो पर्वतीय और महाद्वीपीय जो हिमनद हैं वो पिघल रहे हैं। एक परमाफ्रॉस्ट होता है, हिम रेखा भी जिसे हम कह सकते हैं, वो भी लगातार खिसक रही है। भूमंडलीय स्तर पे जो सागरीय जल है वो भी गर्म हो रहा है, उसका टेम्परेचर भी लगातार बढ़ रहा है। और राइजिंग सी लेवल, महासागरीय जल का स्तर लगातार बढ़ रहा है, सागर तल में उभार उत्पन्न हो रहा है। जो परमाफ्रॉस्ट एरिया हैं जहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती थी, वहाँ से भी हिम द्रवण हो रहा है, हिम पिघल रही है। और जो परमाफ्रॉस्ट वाले एरिया हैं भूतल के, ऐसे एरिया जहाँ पे वर्ष भर बर्फ़ जमी रहती है, वो भी लगातार छोटे होते जा रहे हैं, उनका क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। हिम रेखा की अपन ने चर्चा कर ली। जो ऐसी डिजीज़ थी जो कि सिर्फ हमें देखने को मिल रही थी उष्ण और उष्ण कटिबंधीय एरिया में, उन डिजीज़ का जो प्रसार है वो अब शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय एरिया में हो रहा है। मतलब ऐसी जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं जिनके जीवित रहने के लिए एक परास होती है टेम्परेचर की, वो उष्ण और उष्ण कटिबंधीय एरिया में ही देखने को मिलती थी। तो लेकिन वो आजकल वो डिजीज जो है वो शीत और शीतोष्ण कटिबंधीय एरिया में भी फैल रही हैं। इसका मतलब वहाँ का जो परास है टेम्परेचर का वो चेंज हो रहा है। ये भी एक प्रमाण है। जो अपने मौसम चेंज होते हैं, ऋतुएं चेंज होती हैं, उनका भी चेंजेज आ गए हैं। उसमें भी समय के साथ में चेंजेज आ गए हैं। जैसे आप सभी महसूस कर रहे होंगे, बारिश लेट होने लगी है, सर्दियां लेट आने लगी हैं, उसी के साथ समर भी थोड़ा आगे खिसक गया है। तो ये सब चीज़ें कोरिलेट कर रही हैं हमें भूमंडलीय ऊष्मीकरण से। और एक मेजर जो देखा जा रहा है वो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं उनका उत्तर और दक्षिण में ध्रुवों की तरफ विस्तार हो रहा है।
तो ये सभी फैक्टर जो स्टॉर्म्स हैं, तूफ़ान आते हैं, वो मजबूत होते जा रहे हैं। जो वर्षा का पैटर्न है और जो बर्फ़ गिरने का पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है। इसी के साथ हमें जो जीव जंतु हैं, चाहे वो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उनका प्रवास करने का जो तरीका है वो भी बदल रहा है। उनकी लाइफ साइकिल भी चेंज हो रही है, ये भी हमें देखने को मिल रहा है। टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। जो हीट वेव्स हम गर्मियों में महसूस करते हैं वो भी ज़्यादा हो गई हैं। सूखा ज़्यादा पड़ने लगा है। जंगल में, वनों में जो आग लगने की परिघटनाएं होती हैं वो भी जल्दी जल्दी रिपीट हो रही हैं। इसी के साथ में जो प्लांट लाइफ साइकिल है, प्लांट्स का जो बीज से निकलने के दोबारा बीज बनने का जो साइकिल होता है वो भी चेंज हो रहा है, छोटा बड़ा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमें दिखा रही हैं कि किस तरीके से और चेंजेज आ रहे हैं। थोड़ा सा हम देख लेते हैं आगे भूमंडलीय ऊष्मा के क्या क्या प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण में वृद्धि होगी, जिससे वायुमंडलीय रासायनिक परिवर्तन होगा। वायुमंडल में के जो ऊष्मा संतुलन है, ऊष्मा बजट है और उसके संगठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। धरातलीय सतह है और जो निचला वायुमंडल है, क्षोभ मंडल जिसे हम कहते हैं, उसके तापमान में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। जलीय चक्र की क्रियाएं हैं उनमें भी वृद्धि हो रही है। विश्व के सर्वाधिक विकसित जो कृषि प्रदेश हैं उनमें वर्षा का पैटर्न बदल रहा है, कमी हो रही है। मिट्टी में नमी की मात्रा भी कम हो रही है। पारिस्थितिक तंत्र पे विश्व स्तर पर अगर हम देखते हैं तो उन पे भी प्रतिकूल प्रभाव देखने को आ रहा है। सागरीय जल का जो एल्बिडो है उसमें परिवर्तन हो रहा है। अम्लता में वृद्धि हो रही है और सागरीय पारिस्थितिक तंत्र की जो जैविक उत्पादकता है उसमें भी ह्रास की संभावनाएं बन गई हैं। महाद्वीपीय और पर्वतीय जो हिमनद हैं, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिक और आर्कटिक जो हिमसागर हैं उनका पिघलना, सागर तल में वृद्धि होने से जो सागर तटीय क्षेत्रों के निचले भाग हैं, छोटे द्वीप हैं, वो डूब सकते हैं। वायुमंडलीय वायुदाब में परिवर्तन आ रहा है। कुछ क्षेत्रों में पादप उत्पादन में अचानक से बूम आ रहा है, वृद्धि हो रही है, और कुछ में अचानक से कमी आ रही है कुछ एरिया में। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं उनकी आवृत्ति बढ़ेगी, उनकी प्रचंडता बढ़ेगी। तो इनके बारे में हम चर्चा कर भी चुके हैं। जो हरिकेन वगैरह हैं, चक्रवात हैं, वो उनकी तीव्रता बढ़ गई है काफ़ी। जो वर्षा का वर्तमान में पैटर्न है पूरे विश्व के अंदर वो भी चेंज हो रहा है। मौसम की जो चरम घटनाएं हैं जैसे हरिकेन, टॉर्नेडो, चक्रवात, टाइफून, शीतलहर, गर्म लहर, ये भी इनकी आवृत्ति और प्रचंडता में वृद्धि हो रही है। जो आइस शेल्फ हैं उनमें विखंडन हो रहा है और ग्रीनलैंड जो है उसकी, अलास्का, अंटार्कटिका, ये जहाँ पे वर्ष भर बर्फ़ जमी रहती है, परमाफ्रॉस्ट एरिया जो है वहाँ से बहुत ज़्यादा बर्फ़ पिघल चुकी है। और ग्रीनलैंड की जो हिम पिघल रही है उसे सागर तल में 0.5 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा है। हमने पिछली क्लासेज में जो हरित गृह प्रभाव पढ़ा था, ओजोन लेयर में जो क्षरण हो रहा है उसके बारे में पढ़ा था, तो उन चीज़ों से भी हमें समझ में आ रहा है कि किस तरीके से भूमंडलीय उष्णीकरण की जो क्रिया है वो घटित हो रही है। तो कारकों में हम उसकी चर्चा कर सकते हैं, ताकि हमने जो साक्ष्य क्या है वैश्विक भूमंडलीय उष्णीकरण के, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं और इसके परिणाम क्या हमें देखने को मिलेंगे और वैश्विक उष्णीकरण क्या है इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।